नमस्कार दोस्तों, इजी मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। ये सीटेट 2025 के मैथ्स का रिवीजन लेसन है। इससे पहले मैंने एक और लेक्चर अपलोड किया था जहां मैंने आपको 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो आज हम 3-4 और क्वेश्चन करेंगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे और सीखेंगे भी, ठीक है। इससे पहले अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके आप देख लीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है। ओके, तो देखिए ये सामने आपको एक प्रश्न नज़र आ रहा है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है और इसका वैल्यू निकालना है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। चलिए करते हैं। अच्छा, आज मैंने आपको बताया था कि एक सम बहुभुज वाला प्रश्न भी करवाने वाला हूँ, वो मैं वीडियो के लास्ट में कराऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 4xy³ प्लस 24xy² माइनस 64xy, और नीचे दिया है 2xy प्लस 16x। जब भी इसको सिंप्लीफाई करने को आपको दिया हो ना, तो आप कोशिश कीजिए या तो इसे किसी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला में डालें या फिर कुछ कॉमन ले। तो देखिए ऊपर में तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, 24 और 64 में से 4 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई वाला, तो सबसे ज़्यादा एक्स कितना है, एक, तो एक एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ। दूसरा वाई, एक वाई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन देखिए, 4xy³ था, 4 मैंने कॉमन ले लिया, एक x भी कॉमन ले लिया, y 3 था जिसमें से मैंने एक कॉमन लिया, तो सिर्फ अंदर क्या बचा, 2y बचा, मतलब y²। फिर बीच में प्लस 24 में से मैंने 4 कॉमन लिया तो सिर्फ 6 बचा, x एक ही था मैंने बाहर ले लिया तो कुछ बचा नहीं, y 2 था जिसमें से एक मैंने बाहर लिया तो एक y बचा, 6y माइनस 64 में से मैंने 4 कॉमन लिया तो बचा कितना, डिवाइड दीजिए, 64 में अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 16 आएगा, 16 बचा। एक्स और वाई एक एक थे, मैंने एक एक बाहर ले लिया तो और कुछ नहीं बचा, बस यही बचा। और नीचे क्या है, नीचे दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए तो 2 और एक्स कॉमन आएगा, पहले में भी 2 है, दूसरे में क्या है 16 है, 16 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और एक एक एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, 2xy में से मैंने 2x बाहर ले लिया तो सिर्फ y बचा, प्लस 16x में से मैंने क्या कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया और एक 2 कॉमन लिया, तो 2 से अगर डिवाइड देंगे तो सिर्फ 8 बचेगा और x तो बाहर ले लिया मैंने, बस इतना बचा। ओके, अभी इसको सॉल्व करना है। देखिए ये x और ये x कट गया, और ये 2 से 4 2 टाइम्स में कट गया, तो बाहर से बचा 2y। ओके, अभी ये y² प्लस 6y माइनस 16 को हमें मिडिल टर्म फैक्टर करना है। मिडिल टर्म फैक्टर आपने सुना है, गुणनखंड निकालना। तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 6y को ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं जिसको मल्टीप्लाई करके ये -16 इंटू ये y² मिले। ओके, 6y को ऐसे ब्रेक करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके -16 और y² का गुणनफल मिले। तो देखिए, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए तो 6 को मैं ऐसे 6y को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 लिख सकता हूँ ना। 8y में से अगर मैं 2y को माइनस करता हूँ तो मिलता है 6y, और 8y और 2y को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता है 16 y², साइन भी माइनस चाहिए था, माइनस मिल रहा है। ओके, ये मिडिल टर्म फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। ओके, अभी इतना समय नहीं है कि मैं पूरा शुरू से अंत तक बताऊँ। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ मैंने शुरू से अंत तक पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया है। ओके, तो चलिए अब नीचे क्या बचा, नीचे y+8 ही है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका कॉपी हो गया हो तो मैं ये लेफ्ट वाला इरेज कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिए, बाहर में 2y था, 2y लिखा हमने, ये पहला एक्सप्रेशन y² और 8y दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, दोनों में कॉमन आएगा y, सिर्फ y कॉमन आएगा, तो y² में से अगर मैंने y कॉमन निकाली तो सिर्फ y बचा, प्लस 8y में से मैंने y कॉमन निकाली तो सिर्फ 8 बचा। ओके, अभी -2y और -16 में से हम -2 कॉमन लेंगे। जब -2 कॉमन ले रहे हैं, -2y में से मैंने -2 निकाल लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ y बचेगा, और -16 में से मैंने -2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा +8। क्यों प्लस, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। तो कैसे हुआ दोस्तों, देखिए माइनस से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम ही होता है। जब मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये -2y में मैं -2 से डिवाइड दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। जब -2 से डिवाइड दे रहा हूँ तो ये माइनस माइनस कट गया और ये 2 कट गया, सिर्फ y बचा। तो देखिए अंदर मैंने सिर्फ y लिखा था ना, लिखा था। अब इसी तरीका से दूसरा वाला देखिए, इसी तरीका से -16 को अगर मैं -2 से डिवाइड दूंगा तो फिर से देखिए ये माइनस माइनस कटेगा और 2 से ये 8 टाइम्स में कटेगा ना, सिर्फ क्या बचा, +8 बचा ना, इसलिए मैंने ये +8 लिखा है, ठीक है।
ये था इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है। अब नीचे क्या था, नीचे जो है वो सेम लिखेंगे, y+8 था। अब ऊपर बचा फिर से ये 2y ब्रैकेट में। अब देखिए ये पूरा और ये पूरा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, y+8 कॉमन मिल रहा है ना, तो मैं क्या लिखूँगा, y+8 कॉमन लेता हूँ पूरा का पूरा। तो ये एक्सप्रेशन से मैंने y+8 निकाल लिया तो सिर्फ y बचा, तो लेफ्ट में y बचा। और ये पूरे एक्सप्रेशन से मैंने y+8 कॉमन निकाला तो सिर्फ क्या बचा, -2 बचा, तो यहाँ -2 बचा, ठीक है। और नीचे है y+8। अब देखिए ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और नीचे क्या है, y+8, तो हम ये y+8 पूरा का पूरा और ये y+8 पूरा का पूरा काट सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो ही काट सकते हैं। तो बचा क्या, 2y इंटू y-2। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 2y इंटू y-2। ये हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहाँ हमने क्या नया कॉन्सेप्ट सीखा। एक्चुअली इतना टाइम था नहीं कि आपको मिडिल टर्म फैक्टर पूरा समझा सकूँ। मैंने आपको बता दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक एक नियम का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसको हम इंग्लिश में यूनिटरी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड में कुछ खास बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े। ओके, क्या लिखा है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 84 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 126 डेज। कुछ आर्टिकल है, कुछ नंबर है, फिक्स है, वो 100 हो सकता है, 200, जो भी हो, उसको बनाने के लिए किसी कारखाने को कितना टाइम लगता है, 126 दिन लगता है। और उसके पास मशीन कितना है, 84। तो 84 मशीन का अगर वो इस्तेमाल करे तो 126 दिन में वो उतना सामान बना पाता है। ओके, अगला क्या लिखा है, हाउ मैनी मोर और लेस मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ मशीन्स इन 108 डेज। मतलब अभी फिर से क्या करना है, उतना ही सामान बनाना है, लेकिन दिन कितना कम है, 108 दिन में ही बनाना है। तो उसको और कितना मशीन ज़्यादा या कम लगेगा। तो सबसे पहले मुझे आप सिंपल बात बताइए, सोच के अपना लॉजिक बताइए कि पहले कारखाने के पास 84 मशीन था, 84 मशीन, तो वो उसको बनाने में कितना टाइम लगता था, 126 दिन का टाइम लगता था। अभी उसको वही काम 126 दिन की जगह 108 दिन में ही करना है, तो क्या ज़्यादा मशीन लगेगा या कम लगेगा, सोच के बताइए। अगर आपको पहले के मुकाबले और जल्दी आपको बनाना है तो ऑफकोर्स आपको मशीन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। इतना तो पता है कि जो ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन डी और ऑप्शन बी ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है लेस, मतलब कम मशीन तो चाहिए नहीं, हमें ज़्यादा मशीन चाहिए। तो ए और सी में से ही कोई करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये मैंने आपको क्यों सिखाया, ये तुक्का मारने में काम आता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है आपके पास समय कम हो या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे गेस करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम जितना आपको आ रहा है वो तो कर सकते हैं ना। हो सकता है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉजिक तो लगा सकते हैं कि हाँ उसको थोड़ा ज़्यादा मशीन चाहिए, तो ये सी और ए में से ही कोई और होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले देखिए यूनिटरी मेथड में जो हमें निकालना है ना, उसे हम राइट साइड में रखते हैं। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, कितना मशीन चाहिए, तो मशीन को हम राइट साइड में रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए उतना लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। अगर आपको 126 दिन में आर्टिकल बनाना है तो आपको मशीन कितना लग रहा है, 84 लग रहा है ना। तो यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम एक का निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 126 दिन में बनाने के लिए अगर 84 मशीन लग रहा था, तो आप बताइए अगर एक दिन में ही बनाना हो तो 84 से ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। अगर आप इतना समझ गए तो यूनिटरी मेथड हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 126 दिन में बनाने के लिए आपको 84 मशीन चाहिए था। अब उतना ही सामान आपको एक ही दिन में बनाना है, एक ही दिन में बनाना मतलब आपको मशीन ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा लगता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 84 इंटू 126, ये लिखेंगे। ओके, अब एक दिन का आ गया, तो एक दिन में बनाने के लिए मुझे इतना मशीन चाहिए, जो भी है इतना मशीन चाहिए, तो अब मुझे कितना दिन में बनाना है, 108 डेज में। 108 डेज में बनाने के लिए कितना चाहिए, तो आप बताइए अगर एक दिन में बनाने के लिए चाहिए इतना, जो भी हो ये इतना, अब मेरे पास दिन 108 है, तो अब ज़्यादा दिन है तो मशीन कम चाहिए, तो तब इसमें क्या डिवाइड करना होता है। तो क्या करेंगे, 84 इंटू 126 डिवाइडेड बाई 108 करेंगे। बस यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है यूनिटरी मेथड का।
कभी कभी वहाँ यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, कभी यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होता है, तो वो कैसे समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे। तो बस इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है ये। किससे जाएगा ये, अच्छा डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको पिछले लेसन में सिखा दिया है। ओके, तो ये देखिए ये 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है। 4 से ये जाएगा 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 पर 8 28, 4 से 28, और ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, फिर किससे जाएगा ये, 9 से मैंने कैसे चेक करने बताया था, देखिए 7 और 2 को ऐड करने से 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से जाएगा। इसको ऐड कीजिए, 6 + 2 8, 8 + 1 9, ये भी 9 से जाएगा, तो 9 से काटते हैं, 9 3 27, ये 9 1 9, 3 पर 6 36, 14 टाइम्स में गया। फिर इसको 3 3 1 3, 3 7 21 हो गया। 7 7 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ रहा है, 98 आता है। ओके, तो बताइए पहले मशीन कितना था, पहले मशीन 84 था, अभी कितना मशीन हो गया, 98 हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है, माइनस करेंगे, 98 - 4 करेंगे तो कितना होगा, 14, 14 मोर, ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो कौन सा, ये करेक्ट हुआ। एग्जाम में क्या होगा, जल्दी जल्दी में आप देखेंगे कि 98 आंसर आ गया, तो इसको टिक करके आ जाएंगे, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं करना है, इसीलिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है क्या पूछा है। हर क्वेश्चन को आप ये जरूर देखिए कि पूछा क्या है। ठीक है, बहुत लोग अभी देखते हैं कि 98 आंसर है, तुरंत इसको टिक 98 टिक कर देते हैं। ठीक है, बस चला जाता मार्क्स। चलिए अगला देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, चलिए बता देता हूँ। अभी मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि यही सेम, कि अगर 84 मशीन है, मान लीजिए 84 मशीन है, तो आर्टिकल बन रहा था 150। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि रिवर्स रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है। जब 84 मशीन था तो 150 आर्टिकल बन रहा था, तो अब बताइए अगर एक मशीन ही है तो 150 से ज़्यादा आर्टिकल बनेगा या कम बनेगा, सोच के बताइए। एकदम लॉजिकली सोचिए, पहले 84 मशीन था तो 150 सामान बन रहा था, अब मशीन बेचारे के पास एक ही है तो सामान भी तो कम बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था। आप समझ आए क्यों मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स रिलेशन था, यहाँ दिन कम होने से मशीन ज़्यादा लग रहा था। ओके, आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में भी वादा किया था कि ये आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा यहाँ से। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। ओके, क्या लिखा है, द टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो 2:7। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली अनुप्रस्थ रेखा। क्या होता है अनुप्रस्थ रेखा, देखिए अगर दो समानांतर रेखा है और कोई ऐसा रेखा हो जो इसको दोनों को कट करे, इसलिए हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, या फिर क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ रेखा कहते हैं इसको, याद रहेगा। ओके, तो क्या कहा है, दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली अनुप्रस्थ रेखा के एक ही पक्ष पर दो आंतरिक कोण 2:7 के अनुपात में है। मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो लिखा क्या है कि एक ही पक्ष पर दो आंतरिक कोण चाहिए हमें। तो देखिए आंतरिक कोण है एक, दो ये है एक साइड में, और दूसरा लेफ्ट साइड में, ये दोनों है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये कितना, 2:7 के अनुपात में बोला है, 2:7 के अनुपात में। अब क्या बोला, यदि बड़ा कोण y है तो 3y - 40 डिग्री का मान आपको निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखिए यही बन जाएगा ये। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो समानांतर रेखा हो और इसको कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे काटती हो, ठीक है, ये अनुप्रस्थ रेखा होगी, इसको तिर्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक। दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक काटती है तो जो अंतः कोण बनता है ना एक ही तरफ, इनका जो योग है, इनको ऐड करने पे जो होता है वो 180 मिलता है। बस ये आप कहीं लिख लीजिए, समझे। तो अगर ये x है और ये y है तो x + y करने से कितना मिलेगा हमें, 180 मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है ना, एक ये और एक ये। अगर इसको मैं p मानूँ, इसको अगर q मानूँ, तो p और q को ऐड करने पे भी कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है, अभी क्या कहा है क्वेश्चन में, ये जो दो एंगल है दोनों का रेशियो क्या है, 2:7 दिया है, यही रेशियो दिया है ना। तो मैं मान सकता हूँ कि दोनों में से एक 2x है और दूसरा 7x है, मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, बताइए, तभी ना रेशियो लेने पे 2:7 आ रहा है। तो एक 2x हुआ दूसरा 7x हुआ, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, अभी मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2x + 7x = 180, लिख सकता हूँ ना। दोनों को ऐड कीजिए,
9x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल्स टू मिलेगा, ये 180 है, 180, ये 9 नीचे चला जाएगा, है ना। 180 बाई 9 करने से कितना आता है, 20 आता है ना। 9 से काटेंगे तो जाएगा ये 2 टाइम्स में 18 और ये 0 20, x का वैल्यू 20 आया। तो पहला एंगल कितना आएगा, 20 इंटू 2 40, दूसरा आएगा 20 इंटू 7 140। समझ आया दोस्तों यहाँ तक। अभी क्या कहा है, यदि बड़ा कोण y है, दोनों में जो बड़ा है उसका वैल्यू y है, मतलब ये जो बड़ा 140 है यही y है ना। तो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, मतलब y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 140 डिग्री है। निकालना क्या है, 3y माइनस 40 डिग्री, ये निकालना है। ओके, बताइए y अगर 140 है, इसका 3 गुना कितना होगा, 3y मतलब 3 गुना, 14 3 42, तो ये होगा 420 माइनस 40, ये आ जाएगा 380 डिग्री। बस ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। समझ आया दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, यहीं पे बन गया। आपको एग्जाम में भी इतना ही जगह मिलेगा, इसी में आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला था, तो चलते हैं उसकी तरफ। देखिए, दो समानांतर रेखा है और एक तिर्यक इसको काटती है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या क्या देना है, मैं सारे एंगल का नाम लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ कॉपी कर दे चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, इसे हम कहते हैं सम्मुख कोण। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लीज़ इसको लिखते चलिए आप, हाँ। तो जो सम्मुख कोण होते हैं ना, उनका मान इक्वल होता है, मतलब अगर ये x है और ये y है, ये p है और ये q है, तो p इक्वल टू q होगा और x इक्वल टू y होगा। इसको लिख लीजिए प्लीज़, कॉपी कीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी दो पेयर बनेंगे ना, देखिए ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये भी तो है अपोजिट सम्मुख कोण है ये भी। तो यहाँ भी अगर ये सपोज a है, ये b है, ये r है और ये s है, तो क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू बी होगा, r इक्वल्स टू एस होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, जो सम्मुख कोण होता है, वो इक्वल होते हैं। समझ आया, चलिए अगला देखते हैं। अब इस तिर्यक के दोनों ओर जो इंटीरियर एंगल बनता है ना, जो अंतः कोण बनता है दोनों ओर, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल, हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। और ये भी इक्वल होता है, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये y है तो ये भी y होगा। याद रहेगा दोस्तों, प्लीज़ इसको कॉपी कर लीजिए। एकांतर कोण भी इक्वल होते हैं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो खास करके लिखिए कि एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 120 डिग्री है मान लीजिए, तो ये भी कितना होगा, ये भी 120 डिग्री ही होगा। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। ओके, एकांतर कोण समझ आ गया। पहला कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये इन दोनों को ऐड करके 180 आता है, और इसे और इसे ऐड करके भी कितना आता है, 180 ही आता है, ठीक है। तो ये था हमारा तिर्यक का कॉन्सेप्ट। और एक चीज़ देखिए, ये जो हमारा समानांतर दो रेखा है और ये जो तिर्यक है, तो तिर्यक के एक ही तरफ जो ये जो एंगल बन रहा है ना, देखिए तो दोनों के दोनों लाइन के ऊपर है, नीचे वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर है और ऊपर वाला भी इस लाइन के ऊपर है, इसे हम कहते हैं संगत, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी इक्वल होता है, मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। लिख लिया, ओके। उसी तरह से देखिए और कौन कौन से संगत कोण हो सकते हैं, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। देखिए ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण है और ये भी संगत कोण है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से ग्रीन वाले को देखिए, दोनों के दोनों समानांतर रेखा के नीचे की तरफ है और दोनों के दोनों तिर्यक जो है हमारा, तिर्यक के, ये तिर्यक है, ये तिर्यक के राइट साइड में है, ठीक है। तो ये हो गया संगत कोण, ठीक है। अब ध्यान से गुलाबी वाले को देखिए, पिंक वाला, पिंक वाला देखिए ये भी दोनों जो समानांतर रेखा है उसके नीचे है और तिर्यक के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया संगत कोण। समझ आया, तो संगत कोण इक्वल होता है, याद रहेगा। चलिए एक और मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ, बहुभुज क्या होता है, किसी को पता है बहुभुज क्या होता है। तो नाम में देखिए लिख छुपा हुआ है बहुभुज, बहु मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, भुज मतलब हो गया भुजा। तो जिसके पास एक से ज़्यादा भुजा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है
ये बहुभुज एक क्लोज फिगर होना चाहिए। तो अगर मैं एक से ज़्यादा, अगर मैं दो भुजा ले रहा हूँ तो इसको हम कभी क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो क्लोज करने के लिए हमें कम से कम कितना चाहिए, कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए ही चाहिए। तो ये भी एक बहुभुज हुआ। क्या हुआ ये? बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, ये ट्राइंगल है। क्यों ट्राइंगल है? क्योंकि इसके पास 3 भुजा है। वैसे ही 4 भुजा वाला भी हो सकता है, 5 भुजा वाला भी हो सकता है, 6 भुजा वाला भी हो सकता है, 7 भुजा, बहुत सारे, कोई भी हो सकता है ना। तो बहुभुज समझ आ गया आपको क्या है? कि चलिए एक मैं कोई बहुभुज बनाता हूँ। मान लीजिए एक बहुभुज है। अभी इसमें क्या होता है, ये अंदर कुछ एंगल्स है, ये एंगल है, ये भी एक एंगल है ना। इसको हम कहते हैं, इन सारे एंगल्स को कहते हैं अंतःकोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? ओके। अब बहिष्कोण क्या होता है? अगर मैं इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, तो बाहर भी एक कोण बन गया ना। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं बहिष्कोण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये दो चीज़ आपने कॉपी कर लिया। अब इसका मैं कुछ फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं लिख रहा हूँ। और ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या मतलब होता है रेगुलर पॉलीगॉन का? इसको हिंदी में हम कहते हैं समबाहुभुज। तो समबाहुभुज वो बहुभुज होता है जिसके चारों नहीं, मतलब जिसके जितने भी भुजा है सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, और उनके जो अंतःकोण है, सारे अंतःकोण का मान भी समान होता है, वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन। एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। जैसे आपको वर्ग पता है, वर्ग स्क्वायर। इसमें देखिए, इसमें भुजा कितनी है? n इक्वल टू 4 है। टोटल 4 भुजा है। चारों एंगल कितना है? 90 डिग्री है। चारों के चारों 90 है। और चारों साइड भी सेम है ना। वर्ग का तो यही डेफिनेशन है, चारों साइड सेम होना चाहिए। तो ये हो गया समबाहुभुज। ओके, समबाहुभुज जिसकी भुजा कितनी है? टोटल 4 है। वैसे ही त्रिभुज में कौन सा हो सकता है? त्रिभुज में होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में सारे एंगल कितने होते हैं? 60, 60 और 60। ठीक है, और तीनों साइड भी सेम होता है। ठीक है, समझ आया? तो सम बहुभुज का मतलब, तो इसके दो फॉर्मूला आपको याद करना है। एक आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब प्रत्येक अंतःकोण। एक ये निकालना है। दूसरा आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। अरे सॉरी, गलत कर दिया, ये इंटीरियर है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये इंटीरियर होगा। दूसरा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर मतलब प्रत्येक बहिष्कोण। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, प्रत्येक बहिष्कोण। ओके, तो इसका फॉर्म, दोनों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री इंटू n-2 बाई n। और एक्सटीरियर का होता है 360 डिग्री बाई n, बस। ओके, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा कोई रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, तो एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अभी जैसे स्क्वायर का हमने क्या निकाला था? सारा 90 डिग्री था ना। चलिए चतुर्भुज का निकाल के दिखाता हूँ। और n इक्वल्स टू 4 इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतःकोण का निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये क्या था? 180 डिग्री इंटू n-2 बाई n, यही था ना। n का वैल्यू 4 पुट कीजिए, तो 180 गुने 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और नीचे 4 है तो काटिए। 2 से ये 2 बार में जाएगा, और ये 2 से 90 बार में जाएगा। आगे सारा कोण 90 डिग्री आया ना, अभी मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, ये था रेगुलर पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट। और ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे नोट करके रखिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल या फिर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या फिर कोई भी पूछ सकता है, चार चार भुजा वाले, 5 भुजा वाले, 6 भुजा वाले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेसन में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।